Hello students, welcome to Shortcut. This is Shine sir. हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। अब जैसे कि चैप्टर का नाम जो हमको सजेस्ट कर रहा है क्या, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में और चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया इज़ अ कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन। इस बात में कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दूसरा, भारत की स्पेशलिटी है दैट इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, सबका कल्चर अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो सब कहाँ रहते हैं, दे लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा मुल्क जो है पूरे विश्व में, और मैं तो कहूँगा यूनिवर्स में भी ऐसा नहीं होगा कोई मुल्क, कोई ग्रह जहाँ पर इस तरह के लोग मिलजुल कर रहते हों। तो भारत ही है ऐसा देश जहाँ हर एक धर्म, हर एक जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। तो ये हमारी पेक्युलरिटी है। कोऑर्डिनेटिंग कल्चर एंड सेकुलरिज्म आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि सबको मिलाकर हम एक साथ लेकर चलते हैं। सेकुलरिज्म मतलब हर एक धर्म को हम यहाँ पर, आज़ादी है यहाँ पर, कोई भी धर्म आप चुन सकते हो रहने की। तो ये भारतीय डेमोक्रेसी की जो दोनों है ये कैरेक्टरिस्टिक्स माने जा सकते हैं। भारतीय सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है। आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने समय से जो चला आ रहा है, जो कल्चर, जो ट्रेडिशन, उससे अब ये मॉडर्न सोसाइटी में बदलती जा रही है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, कोई संदेह नहीं है इसमें भी। अब बहुत सारे बदलाव आते जा रहे हैं। अब इन बदलावों के साथ साथ हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी होती जा रही हैं, जिसके अंदर हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंड कल्चर, ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हम ले सकते हैं जो जिस फील्ड में हमें समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इनमें से इन सब के बारे में तो नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, और हम सिर्फ इसमें से दो समस्याओं को उठाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एक है कम्युनलिज्म और दूसरा है कास्टिज़म। अब कम्युनलिज्म और कास्टिज़म के अंदर हम फ़र्क देखते हैं। कम्युनलिज्म और कास्टिज़म। कम्युनलिज्म का मतलब है हमारे यहाँ पर जैसे कौमवाद। भारत जो है वहाँ पर अलग अलग कौम के लोग बसे हुए हैं, और ये कौमवाद जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है। यानी कि इन सब लोगों को मिलाकर एक दूसरे का मिलजुल कर रहना, इनको एक दूसरे का मिलाकर रखना, यानी कि ऐसी स्थिति पैदा ना होने देना कि कभी इनके बीच में कौमी दंगे छिड़ें। आपको याद होगा जब 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस समय कम्युनलिज्म यानी कि कौमवाद यानी कि दंगे शुरू हो गए, जिसको हम कौमी दंगे भी कहते हैं। उसका मतलब कि जैसे कि हमने 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में यानी कि दो कौमों को सामने सामने कर दिया गया, एक हिंदू और एक मुसलमान, इन दोनों को आमने सामने कर दिया गया। तो उस समय जो दंगे हुए वो मेरे ख्याल से भारत की हिस्ट्री के तो सबसे एक घिनौने कार्यों में से हम कह सकते हैं। बाकी विश्व में भी अब कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इसको हम बहुत ही मतलब नीच काम की तरह देख सकते हैं, यानी कि बहुत नुकसान हुआ था इसमें। तो ये जो कौमी दंगे थे ये फैलाए किसने, तो ये सब काम कैसे हुए, ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, तो जैसे कि सोशल साइंस में आपने 9th में पढ़ा है, तो द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट जिन्ना बट डनलप स्मिथ, समथिंग ऐसा ही कुछ नाम बताया गया था उसमें। तो जो क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान थे वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। पाकिस्तान का जो आइडिया था वो मेरे ख्याल से डनलप स्मिथ थे, और जो मेन उसके जो व्यक्ति थे वो थे शायद
इट वॉज लॉर्ड मिंटो। तो रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट मोहम्मद अली जिन्ना बट मिंटो, ऐसा कहा जाता है। तो इसको कहने के पीछे वजह ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के बनने से पहले की बात करें तो हमारी दोनों कौम के जो लोग थे वो काफ़ी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ, आपने देखा होगा कि हमारे बड़े नेताओं में से, बड़े लीडर्स में से, जो कि अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब वो मुस्लिम थे लेकिन उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है क्योंकि वो गांधी जी के विचारों से इतने ज़्यादा प्रेरित थे कि उनके साथ उन्होंने काम किया है, इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी का नाम भी दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें दूसरे लोगों की, उन लोगों ने भी, अपने अशफाक उल्लाह खान का नाम सुना ही होगा। तो ये जो लोग हैं, जितने भी जो क्रांतिकारी थे, वो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। तो उनके अंदर कॉम्युनलिज्म नहीं था, यानी कि वो कौमवाद से ग्रस्त नहीं थे, वो सिर्फ देश के लिए, दे वर द नेशन लवर्स, दे वर द फ्रीडम फाइटर्स, दे डिड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी, उनसे पूछा जाता, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक किस्सा काफ़ी पॉपुलर है। जब उनको पकड़ लिया गया, जज के सामने पेश किया गया, तो जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने आज़ाद बताया। उनकी कास्ट पूछी तो भी आज़ाद, मतलब हर एक सवाल का जवाब जो था वो आज़ाद ही था। तो कहने का मतलब वो लोग अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठा चुके थे। लेकिन फिर मुस्लिम लीग बनाया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा, और उनके सेक्रेटरी या उनके जो सलाहकार थे वो थे डनलप स्मिथ। तो मुस्लिम लीग बनाने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई और उसका रिजल्ट हमने 1945 के दंगों में देखा था। तो कम्युनलिज्म जो है वो देश के लिए कितना खतरनाक है, 1947 में हम देख चुके हैं, और आज भी काफ़ी सारी मूवीज़ उससे रिलेटेड आती हैं। यू माइट हैव सीन द मूवी गदर, और उस मूवी के जो स्टार्टिंग सीन्स हैं उसमें आप देखेंगे तो यू विल रियली रियलाइज़ कि सिचुएशन कितनी खतरनाक थी उस समय। तो कम्युनलिज्म जो है वो आज भी हमारे देश के सामने एक बहुत ही बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ आता है कास्टिज़म। कास्टिज़म का अर्थ है जो हमारे समाज के अंदर, जिसको हम जातिवाद कहते हैं, कि आज भी हमारे समाज के अंदर हम सब लोग, भले कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको इक्वलिटी का दर्जा दिया, लेकिन फिर भी हम कास्टिज़म से ग्रस्त हैं, यानी कि जातिवाद, कि वो ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का है। आज ये सब चीज़ें हम फेस करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा जिसमें एक फॉरेनर लड़की एक मोची के पास बैठी हुई है। मोची हमारे इंडिया में काम कर रहा है और वो फॉरेनर जो लड़की है वो उसके पास बैठी हुई है। तो वहाँ पर ऊपर पोस्ट में लिखा हुआ है कि ये लड़की, यानी कि जिस देश से, बोले वो किसी भी कंट्री की है, वहाँ पर कोई कौमवाद नहीं है, यानी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई कास्टिज़म नहीं है, इसलिए वो लड़की उसके पास नीचे ही बैठी हुई है मोची के पास, जब वो उसके जूते चप्पल ठीक कर रहा है। लेकिन वही चीज़ हमारे साथ हो तो हम क्या करेंगे? क्या हम वहाँ जाके बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है, कोई बंदा नहीं बैठेगा। वो मोची है, वो अपना काम कर रहा है, हम लोग उसके पास खड़े ज़रूर रहेंगे साइड में, या फिर कुर्सी लेके बैठेंगे, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नीचे बैठी। तो वो चीज़ सीधा सीधा यही दर्शाना चाहती थी, हमारे समाज के अंदर जो कास्टिज़म है, इसी को वो चीज़ वो पिक्चर जो थी, वो जो फ़ोटो थी, वो यही दर्शा रही थी कि कास्टिज़म आज भी हमारे देश के अंदर कितना ज़्यादा प्रबल है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनलिज्म, कास्टिज़म की। तो चलिए चलते हैं आगे। बहुत सारे लोग भारत में अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, लेकिन इन सब ने मिलकर क्या काम किया? सब ने मिलकर एक साथ फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, देश की आज़ादी के लिए सब ने मिलकर काम किया। ये उन्हीं के एफर्ट की बात है, ये उन्हीं के साहस और हिम्मत की बात है कि आज हम आज़ाद हैं। और आज अगर वो लोग जीवित होते तो वो काफ़ी परेशान होते, काफ़ी आहत होते इस बात से कि इतने सालों के बाद भी ये चीज़ें जो हैं हमारे समाज के अंदर आज भी प्रचलित हैं। यानी कि इस समाज का, इस देश की कल्पना उन लोगों ने नहीं की थी। दे वांटेड इंडिया टू बी द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। एंड और ये जो इनइक्वालिटी हम लोग फेस कर रहे हैं आज, कम्युनलिज्म, कास्टिज़म और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें देश में नहीं होनी चाहिए। वो चाहे उन्होंने देखा था कि एक खुशहाल भविष्य, जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो सब लोग अपनी मर्ज़ी से सब मतलब खुशहाल हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, जैसे पहले भारत सोने की चिड़िया था वैसे ही फिर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
टुडे वी कम अक्रॉस सम नेगेटिव फैक्टर्स विच हिंडर द पीस एंड प्रोग्रेस। आज बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे देश की शांति को और जो तरक्की है उसके रास्ते में एक रोड़ा बनकर खड़ी है, जैसे कि कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब समय समय पर हमारे यहाँ पर कम्युनिटी यानी कौमी दंगे होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। अब हर जगह पर देखिए, कोई एक आम व्यक्ति की बात की जाए, भले वो हिंदू है या मुस्लिम है, एक आम आदमी का इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना होता है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा एक कौमी रंग दे दिया जाता है हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, जो ये मतलब अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग हमें आपस में लड़वा देते हैं। तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समय समय पर होती रहती हैं। कास्ट बेस्ड क्वेरल्स, यानी कि कास्ट, एक कास्ट को दूसरे के खिलाफ कर दिया, वो कास्ट को भड़काया जाता है तो दूसरी कास्ट के खिलाफ खड़ा किया जाता है। दैन रीजनल वायलेंस, अलग अलग रीजन के लोग जो हैं वो रीजनलिज्म से पीड़ित हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे, जो कि 9th में मैंने आपको पढ़ाया है, रीजनलिज्म, कि एक रीजन के प्रति जहाँ पे हम रहते हैं उसके प्रति हमारा एक लगाव हो जाता है, उसको ही रीजनलिज्म कहा जाता है। तो ये सब सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो इनमें से हम पहला जो टॉपिक हमारा है कम्युनलिज्म, उसके बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ फेथ एंड रेवरेंस। रिलीजन हमारा विश्वास का, हमारी किसी भी चीज़ के अंदर हमारा जो फेथ है, हमारी जो उसके प्रति आस्था है, उसी को हम रिलीजन कहते हैं। जनरली हम बात करें तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने देवी देवताओं को मानता है। और भारत कैसा देश है, सेकुलर कंट्री है। तो ऐसे में जब सेकुलर कंट्री है और हर एक व्यक्ति फ्री है अपने अपने रिलीजन को मानने के लिए, तो ऐसे में अगर हमारा कम्युनल बिहेवियर जो है, अगर हम अपनी कौम के साथ खड़े रहकर यानी कि दूसरों से नफ़रत करें, तो वो बिहेवियर जो है, यानी कि जिसको हम कम्युनल बिहेवियर कहेंगे, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ, यानी कि देश की एकता अखंडता के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये। जब एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन का विरोध करते हैं, किसका विरोध करते हैं, दूसरे रिलीजन का विरोध करते हैं, भले वो रीज़न कोई भी हो, तो इस तरीके से क्या शुरू हो जाता है, कम्युनल टेंशन। अब देखिए, एक चीज़ ये भी हमने देखा कि जैसे अयोध्या का फैसला जो आया है उसमें बताया गया है कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा। तो ये मुद्दा जो है कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन रिसेंटली हमें उस मुद्दे के ऊपर एक सॉल्यूशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर क्या बनेगा, मंदिर बनेगा। लेकिन इस चीज़ को हमारे मीडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि भाई देखिए वहाँ पर मंदिर बन रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताते हैं कि भाई वहीं पर नज़दीक में ही लगभग 5 एकड़ ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। अब एग्जैक्टली वहाँ बने या थोड़ा आगे पीछे बने वो मैटर नहीं है, लेकिन जितना अयोध्या के अंदर राम मंदिर का इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर एक मस्जिद भी बनाने के लिए जगह दी गई, यानी कि देश की एकता को भंग ना किया जा सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा डिसीजन दिया है। तो कम्युनल टेंशन्स अराइज होती हैं। अगर ऐसा न किया जाता तो ऑब्वियसली कम्युनल टेंशन होती, और भड़काने वाले लोग तो हमारे पास भरमार है ऐसे लोगों की, तो जो हमें भड़का कर खुद साइड में बैठ जाएंगे, जाके जलेंगे, मरेंगे आम लोग, और वो वहाँ बैठे अपनी सियासत की रोटियां सेकेंगे। तो इस प्रकार कम्युनल टेंशन बढ़ाना बहुत ही आसान है हमारे देश के अंदर, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न रिलीजन्स के लोग यहाँ रहते हैं। When the people of any religion or sect try to show superiority of the religion in comparison with other religions, जब एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों से अपने आप को उच्च बताने लगे, सर्वोच्च यानी कि सुपीरियर बताने लगे, दूसरे रिलीजन को अपने से कम आंकने लगें और अपने रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगें, और उस समय वो हर एक सिटीज़न को एक सिटीज़न की तरह नहीं देखेंगे, बट कम्युनल नज़र से देखेंगे कि वो कौन सी कौम का है। तो ये सब चीज़ों के कारण जो हमारी एकता की जो स्पिरिट है वो आहत होती है, तो एकता हमारी नष्ट हो सकती है इस प्रकार। तो कम्युनलिज्म है क्या, वो आपको समझ आ गया होगा कि जब
कभी कोई व्यक्ति अपने रिलीजन को, एक ग्रुप लोगों का जो अपने रिलीजन को सबसे सुपीरियर समझे, दूसरे के रिलीजन को अपने से कम आंकने लगे, उसको उसके रिलीजन को कम इम्पोर्टेंस दे, और दूसरे व्यक्ति को एक इंडियन सिटीज़न, एक इंडियन की नज़र से ना देखकर उसको एक पर्टिकुलर कौम की नज़र से देखने लगे कि ये फलानी कौम का व्यक्ति है। तो इसी सिचुएशन से, इसी को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। जैसे काफ़ी दुख होता है जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि अभी मीडिया वाले जो हैं वो बिल्कुल ही, वो कहा जाता है कि पहले खबरें छपती थी और बाद में बिकती थी, अभी ये सब बिक जाता है उसके बाद छपता है, ऐसा वाला हो रहा है। यानी कि इनका जो रोल है कम्युनलिज्म को फैलाने में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीछे ये पड़ जाते हैं। और क्या क्या एग्जांपल दें बताइए, आप भी बच्चे छोटे नहीं हैं, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मीडिया जो है वो अपना एक प्रॉपर रोल, जो एक निष्पक्ष तरीके से उसको रोल निभाना चाहिए, वो निभाने में बिल्कुल तरीके से असमर्थ है। बस इन टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बिकॉज इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किस रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि हर एक रिलीजन के लोगों को आज़ादी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में समान रूप से रहने की, इक्वलिटी का दर्जा है। तो इसका मतलब हम अगर एक रिलीजन को पकड़ के चल रहे हैं, किसी एक रिलीजन को हम ऊपर उठा रहे हैं और दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो हम उन सब लोगों को, आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितनी मेहनत की गई थी, लगभग अप्रॉक्सीमेट 3 साल तक इसकी मीटिंग्स चली थी, 2 साल 11 महीने और लगभग 17 दिन तक इसकी मीटिंग्स हुई थी। तो यानी कितने लंबे अंतराल के बाद देश के हर एक कोने से, हर एक रिलीजन से, हर एक कौम से, हर एक कम्युनिटी से, हर एक वर्ग से लोगों को चुना गया था, फिर कहीं जाकर ऐसा हुआ। तो क्या मतलब वो लोग बेवकूफ़ थे, देवर मैड, उन्होंने जो ये बनाया इतनी मेहनत करके, वो पागल थे क्या? नहीं। तो ऐसा करके हम उनको काफ़ी ज़्यादा आहत कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो। इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज बहुत साल हो गए हमें आज़ादी पाए हुए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो हैं, खासकर कम्युनलिज्म, इसको हम सॉल्व कर पाने में आज भी असमर्थ रहे हैं। कम्युनलिज्म बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए अलग अलग तरीके से। इससे क्या होता है देखो, इससे कम्युनल टेंशन, सोशल टेंशन, आप जानते हैं जगह जगह दंगे, अब दंगे होते हैं तो होता क्या आपको पता ही है, जब दंगे होंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? आपका, मेरा, मेरे देश का, हर एक चीज़ का नुकसान होता है। लोग जो हैं कम्युनलिज्म के दौरान अपने मित्रों को भी दुश्मन की नज़र से देखने लगते हैं, और इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है, हेट्रेड का, यानी कि चारों तरफ नफरत का वातावरण फैल जाता है। अपने दोस्त, भले वो किसी भी कम्युनिटी का है, अगर वो हमारा दोस्त है, लेकिन कम्युनलिज्म के कारण हम उसको एक नेगेटिव नज़र से देखने लगेंगे। कम्युनल टेंशन लीड्स टू कम्युनल राइट्स, इससे कौमी दंगे होते हैं, क्वेरल्स, लड़ाइयाँ होती हैं, देखा है ना कभी कभी पर्टिकुलर एक वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, ये सब चीज़ें, ऑल दिस थिंग्स आर हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी। ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। नेशनल इंटीग्रिटी, हमारी एकता के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, देश की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म, अब ये चीज़ तो हमने देखी कि व्हाट इज़ कम्युनलिज्म, लेकिन हमें अभी ये भी देखना है कि कम्युनलिज्म से हम किस प्रकार से, कब से इसको फेस करते आ रहे हैं। कम्युनलिज्म जो है वो एक हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस का अर्थ होता है एक रुकावट, एक रोड़ा है सोसाइटी की प्रोग्रेस में, इंडिविजुअल प्रोग्रेस में और नेशन की प्रोग्रेस में। देखिए, अगर आप इस चीज़ से पीड़ित रहेंगे, यानी कि आप कम्युनलिज्म को पकड़ के रखेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप नहीं बढ़ोगे तो आपसे सोसाइटी बनी है, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी, सोसाइटी से नेशन बनी है, देश बना है, वो भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप कम्युनलिज्म को बढ़ावा देकर अपने देश की उन्नति को रोक रहे हैं। देन यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यू आर द एनिमी ऑफ द कंट्री। तो कम्युनलिज्म को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? पनिटिव एक्शंस, यानी कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब जब तक देखो स्ट्रिक्ट काम नहीं होता है, मेरे ख्याल से हमारे देश के अंदर कोई काम नहीं हो सकता है जब तक हम स्ट्रिक्ट ना हो। दूसरा, एजुकेशन, यानी कि लोगों को जागरूक करना। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को कि कम्युनलिज्म जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे दूर रहिए। भले हम किसी भी कौम से बिलोंग करते हैं, बट इंडिया इज़ सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो हम कौन होते हैं किसी को इस देश में ये बताने वाले कि भाई तुम नीची जात के हो या तुम अलग रिलीजन से हो? ये सब कितने सारे जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, समझदार लोग थे, वाइज पीपल थे, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। तो हम अपनी बुद्धि से ये साबित करना चाहते हैं कि वो लोग बेवकूफ़ थे, उन्होंने गलत लिखा है। तो एजुकेशन इसके लिए सबसे बड़ा एक रोल निभा सकती है। और हमारा जो एजुकेशन है और जो करिकुलम है, उसके अंदर
पॉजिटिव चीज़ों को हमें इंक्लूड करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों को इंक्लूड करने का मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ है, सब कम्युनिटीज़ ने योगदान दिया देश को आज़ाद करवाने, तो सबके बारे में हमें किताबों के अंदर पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्रेयर्स की बात करें, यानी कि सब जो अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, हम स्कूलों के अंदर देखते हैं, क्रिश्चियन स्कूल है तो वहाँ पर सिर्फ क्राइस्ट की प्रेयर होती है, किसी और धर्म का स्कूल है तो वहाँ पर सिर्फ वही प्रेयर होती है। तो ऐसा नहीं, हर एक धर्म का जो है प्रेयर के अंदर हर एक धर्म की प्रेयर को शामिल किया जाना चाहिए। आप जानते हैं 6 दिन होते हैं हफ्ते में, रेगुलर डेज में स्कूल मंडे टू सैटरडे रहता है, तो प्रेयर के समय हम हर एक धर्म की प्रेयर को बीच में इंक्लूड करें ताकि हम समानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने रख सकें सबके। और इस प्रकार जो बच्चे हैं वो रिलीजन्स के प्रति, हर एक रिलीजन के प्रति एक इज्जत, एक सम्मान अपने जीवन में, अपनी नज़रों में वो बना पाएंगे, तो इससे देश को फ़ायदा मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कम्युनल आइडिया के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि रिलीजन को लेकर वो चलते हैं, भाई ये हिंदू पार्टी है, मुस्लिम पार्टी, सिख पार्टी है, क्रिश्चियन पार्टी है, ऐसा वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है इलेक्शन के समय तो उन पार्टियों को या तो उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, या फिर स्पेशल रूल्स बनाए जाने चाहिए ताकि इलेक्शन के समय कम्युनल आइडियाज़ को, यानी कि कोई भी पार्टी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर आगे टारगेट ना करे, जो कि हमारे देश में अक्सर देखने को मिलता है। तो अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़कर हम आगे कोई पार्टी जा रही है तो उसके ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा की बात की जाए, ये बहुत ही बेस्ट हमारे ऑडियो विजुअल के माध्यम, यानी कि सबसे ज़्यादा असर जो लोगों के ऊपर पड़ता है रेडियो, टीवी। आज आप बोलते हैं ना, पहले बोलते थे बच्चे टीवी देख के बिगड़ रहे हैं, आज हम बोलते हैं बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाली होती हैं। थ्रू दैम मैसेज ऑफ सेकुलरिज्म, इनके द्वारा हम सेकुलरिज्म का मैसेज डाल सकते हैं, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप आज सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग जन गण मन का शुरुआत की जाती है, फिर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं उसके अंदर। तो जब जन गण मन, जब हमारा राष्ट्रगान हम गाते हैं वहाँ पर कोई भी आदमी, भले वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, लेकिन उसको जब राष्ट्रगान गाया जाता है, सब लोग खड़े होते हैं एक साथ, तो ये चीज़ हमें एकता के सूत्र में जोड़ती है। अब देखिए वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं, वो सब अलग अलग धर्म वाले हैं, अलग अलग जाति वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, कोई गरीब भी होगा, कोई एवरेज पर्सन भी होगा, कोई अमीर भी होगा, कोई करोड़पति, लखपति, सब तरह के लोग होते हैं वहाँ पर। तो जब सब लोग खड़े रहकर देश के राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं तो एक फीलिंग आती है एकता की, कि ये सब किसको सम्मान दे रहे हैं, राष्ट्रगान को, यानी कि कहीं ना कहीं हम सब एक हैं। तो इस तरीके से नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। देश की प्रोग्रेस के लिए जो हमारे धार्मिक नेता हैं और पॉलिटिकल नेता जो हैं, इन लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। पर हम देखते हैं कि जो धार्मिक नेता हैं वो अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रोटियां सेक के अपनियाँ हमको लड़ा रहे हैं। लेकिन अगर ये मिलकर काम करें तो ये जो कम्युनलिज्म की समस्या है इससे हम जल्दी निजात पा लें। यंगस्टर्स की बात की जाए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे देश का, यंगस्टर, कहते हैं यूथ दे आर द पावर ऑफ द नेशन, ये कम्युनलिज्म को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा सहभागी हो सकते हैं। हमें सामाजिक स्तर पे भी और एजुकेशनल लेवल पर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों के अंदर, स्पेशली द यंगस्टर्स जो हैं, यंग बच्चे जो हैं, उनके अंदर सेकुलरिज्म की भावना पैदा करें और साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि आप साइंटिफिकली चीज़ों को पकड़ कर चलिए। आप ये पुरानी चीज़ें रहेगी जब धर्म और ये जब चीज़ें, जब ये ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी। आज मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है देश, देखिए देश मॉडर्न होता जा रहा है, और अगर हम मॉडर्न नहीं होंगे, अगर हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे। वी आर द डेवलपिंग कंट्री। आपको पता है जर्मनी जो कि 1990 में आज़ाद हुआ है, हमसे सिर्फ आज से 30 साल पहले आज़ाद हुआ, और वो काफ़ी समय से वो एक डेवलप्ड नेशन बन गया जर्मनी। क्या आपको पता होगा जर्मनी को भी डिवाइड किया गया था वर्ल्ड वॉर में हार के बाद, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, लेकिन उसके बावजूद जर्मनी 1990 में आज़ादी पाने में सफल रहा और आज वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो भाई जर्मनी एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास ऐसा क्या है कि वो डेवलप्ड हो गया, और हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, दुनिया के सबसे प्राचीन देश हैं, दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया है, फिर भी आज हम 70 साल हो गए आज़ाद हुए, हम लोग फिर भी आज डेवलपिंग एटीट्यूड में घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको काफ़ी पीछे रखे हुए हैं, इसलिए हमें यंगस्टर्स को जागृत करना होगा इस चीज़ के लिए। फॉर दिस पर्पज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट बट सोसाइटी शुड ट्राई। अब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सोसाइटी, आप और मैं, हम लोग भी बहुत बड़े सहभागी इसमें बन सकते हैं। सोसाइटी के अंदर जब भी हम बैठते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो हम
कॉम्युनलिज्म जो है उससे दूर रहें। सबका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स ईच एंड एवरी रिलीजन वो एक समान होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे ने गलत किया तो पूरी कौम ने गलत किया, नहीं, हमें इस एटीट्यूड से बाहर निकलना। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्राइड एंड आर अबव रिलीजन, हमें ये ध्यान रखना है कि नेशनल इंटरेस्ट, हमारा देश जो है, हमारे देश का जो गर्व है, देश की जो हित की बातें हैं, वो सब हर एक चीज़ से ऊपर है, मतलब वो रिलीजन हो, कास्ट हो, स्टेट हो या फिर लैंग्वेज हो, यानी कि कोई भी चीज़ है उस सब चीज़ से ऊपर क्या है, हमारा देश। अब आप देखिए दूसरे देशों में क्या हाल है। हम दूसरे देशों के बारे में अगर देखें तो हमें पता लगेगा कि वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया एंड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट थिंग। तो हमें देश को सबसे ऊपर रख के चलना चाहिए। तो इस तरीके से हम नेशनलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी, देश की एकता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर किसके बारे में, कम्युनलिज्म, और उसको रोकने के कुछ तरीके हमने देखे। अगला हमारा टॉपिक है कास्टिज़म। कास्टिज़म क्या है भाई? कास्ट हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत ही पुराने समय से चली आ रही हैं, और इंसान का जन्म होता है तभी से उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है। वो जिस कास्ट में जन्म होता है उसका उसी कास्ट को बिलोंग करता है, और वो कास्ट जीवन भर, जब तक वो ग्रेव में नहीं पहुंच जाता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है, तब तक वो अपनी कास्ट से अलग नहीं हो सकता है, वो उसी के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो कल्चर है, भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो किस पे बेस्ड है? कास्टिज्म के ऊपर। अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर कास्टिज्म जो था उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था। आज काफ़ी बदलाव आए हैं, ऐसा नहीं आया है काफ़ी बदलाव, लेकिन फिर भी आज भी हम काफ़ी इस चीज़ से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, द टास्क बेस्ड कम्युनिटीज़ वर एट द बेस ऑफ वर्क डिविजन। अब पुराने समय में, प्राचीन समय में जो हमारी सोसाइटी का जो गठन किया गया था, जो उसको बनाया गया था, उसमें टास्क बेस्ड कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसे लोग जो कि मतलब हमारी सोसाइटी को जो बांटा गया था वो वर्क डिवीज़न के हिसाब से, यानी कि जो लोग जो काम करते हैं उसको उस हिसाब से कास्ट में रखा गया था। जैसे कि वर्ण सिस्टम था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, ये सब, ये चारों कैसे बेस्ड थे? ऑक्यूपेशंस के हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से। ड्वेलिंग अरेंजमेंट, ऑक्यूपेशन वर बेस्ड ऑन कास्ट। ड्वेलिंग अरेंजमेंट कि कहाँ पर रहने का स्थान किसको कहाँ दिया जाएगा, वो, और उनका काम, ये सब चीज़ें कास्ट के हिसाब से ही होती थी। एज द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन वॉज सोर्स ऑफ इनकम एंड सम कास्ट फॉर गेटिंग लो इनकम सो दे वर रिमेन पुअर। अब ऑक्यूपेशन जो था उसी से उनको इनकम होती, जो आप काम कर रहे हो उसी से इनकम मिलेगी। अभी जो मोची है वो बेचारा उसी से इनकम लेगा, और उसकी इनकम कितनी होगी? कम ही होगी ऑब्वियसली। तो इस कारण से जो कुछ कास्ट थी उनकी इनकम कम थी, तो वो गरीब के गरीब ही रह गए, यानी कि उनको कभी ज़्यादा इनकम मिली नहीं, तो बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए। जैसे कि हम देखें कि जो ब्राह्मण्स थे वो हाई कास्ट में माने जाते थे, तो वो मतलब पूजा पाठ करवाना, राजा को सलाह देना, राजपुरोहित जो होते थे तो उनका सम्मान ज़्यादा होता था। तो राजा जो थे, उनके बच्चे जब उनके पास पढ़ने जाते थे तो वो दक्षिणा में कुछ भी मांग सकते थे, तो उनका बहुत सम्मान होता था, तो उनकी कास्ट ऊपर मानी जाती थी, और इसी प्रकार उनकी इनकम भी ज़्यादा थी, समाज में सम्मान भी ज़्यादा था, तो उनकी जो स्थिति थी वो सुधरती गई और वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच गई। क्षत्रिय जो थे, जो युद्ध वर्ग था, उनका भी काफ़ी स्थिति अच्छी थी। वैश्यास जो थे उनका भी इसी प्रकार का था। लेकिन शूद्र जो थे, जो बेचारे बिल्कुल ही पुअर, जिनको छोटे मोटे काम करवाए जाते थे, वैश्य में आते हैं मेरे ख्याल से ऐसे लोग जो कि नॉर्मल जो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स होते थे वो, तो उनकी स्थिति में भी अच्छा ही सुधार था, कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी अपना बिजनेस करते थे, अच्छा कमाते थे, उनकी भी समाज में इज्जत थी। लेकिन जो शूद्रास थे, ये वो लोग थे जो छोटे मोटे काम करने वाले, जैसे कि मोची हो गया या फिर छोटे मोटे दूसरे काम करने वाला, तो वो लोग जो थे उनकी इनकम कम थी और समाज में उनका जो दर्जा था वो काफ़ी लो माना जाता था। इसलिए इन लोगों के रहने का स्थान भी अलग होता था। ऐसे लोगों को गांव के बाहर रखा जाता था, यानी कि गांव के बाहर इन लोगों के घर होते थे, एक पर्टिकुलर बस्ती होती थी जहाँ पर ये पर्टिकुलर लोग रहते थे, और आज भी आप जाओ काफ़ी जगहों पर ऐसा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी इनकम कम होने के कारण ये बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए। तो जो आज हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ कास्टिज्म ओनली।
बिफोर द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल सम कम्युनिटीज़ वर लिविंग आइसोलेटेड। जब अंग्रेज़ भारत में आए उससे पहले जो हमारी कम्युनिटीज़ थी वो आइसोलेटेड लाइफ जी रहे थे। वो उन जगहों पर रह रहे थे जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं था, यानी कि इनएक्सेसिबल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं था, स्पेशली जंगल और पहाड़ी इलाके, यानी कि जहाँ पर साधन नहीं थे आने जाने के, सड़कें नहीं थी। तो ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटीज़ वो आइसोलेटेड, यानी कि एकदम कटे, उनको पता ही नहीं है देश कौन सा है भाई, उनको पता ही नहीं है कि हम भारत का एक हिस्सा हैं, बस वो तो जहाँ रह रहे हैं बस, ठीक है, जंगल है उनका, दैट्स ऑल। सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दीज कम्युनिटीज़ वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब ये जो लोग थे इनकी सोसाइटी, इनकी सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ बिल्कुल अलग थी। आप जानते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बारे में बात करें, यानी कि आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनका कल्चर अलग है। तो ये दूसरी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग थे, इनका कल्चर बहुत ही डिफरेंट था, ये अलग, भाषा भी इनकी अलग थी। तो इन कारणों से ये लोग जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि कई पुश्तों से ये कहाँ रहते थे, अलग रहते थे, ये भारत के नॉर्मल लोगों का इनका कुछ लेना देना ही नहीं था। तो ऐसे में ये कम्युनिटीज़ जो थी ये क्या नहीं हो पाई, दे कुड नॉट डेवलप, ये डेवलप नहीं हो पाए, यानी कि इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस कारण से इनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन जो थी वो कैसी रही, वो बैकवर्ड ही रह गई, यानी कि ये बेचारे पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटीज़ में उनको गिना जाता है जिनकी गिनती कम होती है, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। वीक मतलब कमज़ोर वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस मतलब जो बैकवर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वर्ग की बात की, अभी जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग थे इनकी बात करें। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया वो देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर इंडियन। सबसे पहली बात, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी का दर्जा दिया गया, भले वो सोशल लेवल हो, इकोनॉमिक लेवल हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो, इन सब चीज़ों में क्या दिया गया है, बराबरी का दर्जा, यानी कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक है वो हर तरीके से बराबर है, उसके साथ भेदभाव किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, सब चीज़ें इक्वली मिलेंगी सबको। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है उसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है उसकी कम्युनिटी के आधार पर, भले वो किसी भी जात का है, उसकी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स एट्सेट्रा के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा गया है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी सबको इक्वल मिलनी चाहिए, भले वो किसी भी जाति का है, किसी भी क्लास का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी कम्युनिटी का है, लेकिन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। ये उनकी क्या है, राइट है हर एक सिटीज़न की। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन भाई कहाँ मिलेगी आपको। Moreover, the states are also given power so that they may discharge the duties as a welfare state। इसके अलावा स्टेट्स को, लोकल जो स्टेट्स हमारी राज्यों को स्पेशल पावर्स भी दी गई हैं ताकि वो स्टेट, देखिए अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग गिनती है ऐसे लोगों की, माइनॉरिटी बैकवर्ड सेक्शंस की, तो उनके लिए वो काम करें, ये भी उनकी ड्यूटी बनती है और उनको स्पेशल इसके लिए पावर्स भी दी गई हैं। इट कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का भी अधिकार है उनके पास, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन। यानी कि जो आज़ादी हमको मिली है, यानी कि रेगुलरली जो देश के हर एक नागरिक को दी गई है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है किसी भी स्टेट के अंदर, अगर वीकर सेक्शन को या बैकवर्ड क्लास को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। यानी कि अगर वीकर सेक्शन या बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड जो लोग हैं, उन लोगों को अगर कहीं समस्या आ रही है और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरत पड़े तो हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी लगाम लगाई जा सकती है कुछ हद तक। द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी। अब यहाँ पर एक हमारी राइट है जिसको आप जानते हैं, राइट टू रिलीजन। ये हमको आज़ादी देती है कि हम किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, मान सकते हैं। The main objective behind providing constitutional help to minorities, weaker section and backward classes to offer them equal opportunity, justice and status in the society and country। अब ऑब्जेक्टिव क्या है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प का। अब भाई इतने सारे इनके ऊपर हेल्प किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प दी जा रही है माइनॉरिटी वालों को, तो इसका मेन मोटिव क्या है, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, सबको इक्वल जस्टिस मिल सके, सबको बराबर स्टेटस मिल सके, कहाँ पर, देश के अंदर।
केयर इज़ टेकन फॉर दीज क्लासेस इन द फायर प्लान्स टू। जो 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती है ना देश को चलाने के लिए, देश के अंदर ये समस्याओं से लड़ने के लिए, तो वहाँ पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है ये पर्टिकुलर वर्ग के लोगों के ऊपर। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में कि माइनॉरिटीज़ कौन है। माइनॉरिटी इज सच अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ नॉट इन मेजोरिटी। जो मेजोरिटी होता है जिनकी गिनती ज़्यादा, सपोज 100 लोग हैं, 100 में से 20 लड़कियां हैं और 70 लड़के हैं, तो मेजोरिटी लड़कों की होगी और माइनॉरिटी लड़कियों की जिनकी गिनती कम है। सपोज 49 और 51 है तो भी माइनॉरिटी में माना जाएगा गर्ल्स को। अब ये मेजोरिटी कैसे काउंट की जाती है? विद रिगार्ड टू रिलीजन और लैंग्वेज, भाषा और धर्म के आधार पे अलग अलग जगहों पे, यानी किसी रीजन के अंदर कितने लोग रहते हैं और उसमें से कौन सा धर्म मानते हैं, कितने लोग कितने लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, तो उस आधार पे माइनॉरिटीज़ को काउंट किया जाता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है। अब इसमें एक ये भी चीज़ आती है कि देखो हम काउंट किसको करते हैं। मैंने जैसे बताया कि लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन हमारी सपोज 100 करोड़ है, तो उसमें से लेस देन हाफ मतलब 50 करोड़ हुआ। 50 करोड़ का कम, यानी कि 50 करोड़ से कम, यानी कि सपोज 30 करोड़ है कोई कम्युनिटी, जैसे सिखों को ले लो आप लोग, सिख भारत के अंदर सिर्फ 2% के करीब है, 1.5 या 2% है, तो ये माइनॉरिटी में आते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। अब भारत के अंदर जो भी वर्ग यानी कि जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं वो मेजोरिटी में कहलाएंगे, और जिस वर्ग के लोग कम मात्रा में हैं उनको हम माइनॉरिटी कह सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजन, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, लैंग्वेज या फिर रीजन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट इज़ फ्री टू रोम एनीवेयर, एंड कम्प्लीटली इसको जज किया जा सकता है। आओ जगदीश भाई, आ जाओ आइए। Just as at national level, the local and regional minorities are taken into account at the state level also. That is why the concept of minority at national level differs from that of the state at the state level. If a community is in majority in any region or in state's total population, it can be in minority at national level. Contrary to this, a group which is in minority in state can be in majority at national level. अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए माइनॉरिटी और मेजोरिटी का जो कंसेप्ट है हमारे देश के अंदर वो कैसे है। देखिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो हमारा देश, हम जानते हैं हिंदुस्तान भी बोलते हैं हम देश को, तो हमारे देश के अंदर मेजोरिटी किसकी है? हिंदूज़ की है। तो हिंदूज़ की मेजोरिटी तो हम एज अ नेशनल लेवल पर देखें तो मेजोरिटी हिंदुओं की है, लेकिन माइनॉरिटी किसकी है? बाकी जितनी भी कौमें हैं भारत के अंदर, भले वो मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं या कोई भी हैं, वो सब माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन जो कौम नेशनल लेवल पर मेजोरिटी में है हो सकता है वो स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी में हो। ये कैसे हम जानेंगे? जैसे कि आप सिख की बात करें, सिख लोगों की, तो आपको भारत के अंदर सिखों की गिनती वैसे तो आपको पता है लगभग 1.5 से 2% लोग हैं, लेकिन जब आप पंजाब में चले जाएंगे तो पंजाब में आपको सिख लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटी में आ गई और सिख लोग जो हैं वो मेजोरिटी में आ गए। वैसे ही अगर आप किसी जगह पर रहने वाले, सपोज़ हम बात करें अगर आंध्र प्रदेश की या फिर कर्नाटक की, सपोज़ कर्नाटक में आप देखिए वहाँ पर आप मुस्लिम्स अगर ज़्यादा हैं सपोज़, तो वहाँ मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। वैसे नेशनल लेवल पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कम है, माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन अगर आप कर्नाटक में चले जाएंगे तो वहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं तो वो मेजोरिटी में आ जाएंगे और बाकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो माइनॉरिटी में आ जाएंगी। तो जो कंसेप्ट है माइनॉरिटी का वो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अलग अलग है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है उसके आधार पर अगर एक कम्युनिटी जो है वो एक जगह पर मेजोरिटी में है तो ऐसा नहीं है कि सब जगह मेजोरिटी पे होगी, किसी जगह पर मे बी वो माइनॉरिटी में हो और किसी जगह पर वो मेजोरिटी में भी हो सकती है। और माइनॉरिटी मतलब इट इज़ नॉट इक्वल एट एवरी लेवल, तो अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग तरीके से ये देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये तो हमारा आज का चैप्टर। विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर टुमारो फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। Till then, see you, have a nice day, and if you have not yet subscribed my channel, please subscribe it for more videos and press the bell icon so that you can get the notification of the upcoming videos. Till then, goodbye, have a nice day, thanks for watching.